स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गीता ज्ञान संस्थानम में चल रही कथा में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में जहां पूजा अर्चना की वहीं संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता महोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गीता महोत्सव बहुत बड़े स्तर तक पहुंच चुका है। पिछले दिनों में कनाडा, लंदन, मॉरिशस सहित अन्य देशों में भी गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि देश के पीएम 9 दिसंबर को पानीपत में आ रहे हैं और पहले भी पीएम मोदी ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिससे देश की बेटियां मजबूत हुई और अब आगे बढ़ रही है। अब फिर 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत आ रहे हैं और लाडो सखी योजना की शुरुआत इसी धरती से कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति देश का, प्रदेश का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि जब सरकार दुनिया में भारत का नाम ऊंचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने और विकसित हरियाणा उसके साथ जुड़ कर के मजबूती से कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही उस आशीर्वाद सहयोग से ही इसका शुभारंभ हुआ है। आज मुझे खुशी है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान का संदेश दिया, इसको पूरी दुनिया में प्रचारित करने का हमें अवसर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर के ऊपर पूरे देश और विदेश से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के साथ विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 101 किसानों का जत्था ने पंजाब हरियाणा सीमा पर रविवार दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर से शुरू किया। हालांकि कुछ मिनट चलने के बाद उन्हें हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने किसानों से पैदल मार्च निकालने के लिए अनुमति दिखाने को कहा। हरियाणा पुलिस ने पहले किसानों से आगे नहीं बढ़ने को कहा था और अंबाला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा का हवाला भी दिया। और आपको बता दें कि पुलिस ने पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों पर फूल भी बरसाए और इसी के साथ शंभू बॉर्डर पर हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब के आंदोलनकारी किसानों को चाय ऑफर किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये अदरक वाली चाय है। और इस बारे में जब युक्त सुरक्षा कर्मी से सवाल किया गया तो जवाब मिला कि आपके घर कोई आए तो क्या आप उनकी सेवा नहीं करेंगे। हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों ने आंदोलनकारियों को बिस्किट और पानी की बोतलें भी ऑफर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकासी आघाड़ी एमवीए के घटक दलों के बीच विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से हिंदुत्व का मुद्दा उठाने पर सपा के नेता अबू आजमी ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया है और इस मामले में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी पर पलटवार किया। उन्होंने सपा को बीजेपी की बी टीम बताया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी हिंदुत्व के साथ है। सपा नेता अबू आजमी पर पलटवार करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं इस पर कोई बयान नहीं देना चाहूंगा। अखिलेश यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लेकिन सपा महाराष्ट्र में कभी कभी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है। हमारा हिंदुत्व हृदय में राम और हाथ को काम के बारे में है। हमारा हिंदुत्व सभी को एक साथ लेकर चलने के बारे में है। बीजेपी के दफ्तर से चलता है, उनकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जनता की। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहां मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से
कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। आज आप लोगों ने शपथ ली है सदस्यता की, तो क्या डिसाइड हुआ? क्योंकि कल आप नहीं, कल हमने कहा था कि कल हम शपथ नहीं लेंगे। एक दिन के लिए हमने जो आंदोलन करना था वो तो किया है, लेकिन आमदार बन के, विधायक बन के आगे का जो काम होता है वो हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, भीतर और बाहर, ये दोनों हम करेंगे। एक ही बात है इसमें कि हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन ये कोई 1-2 दिन का नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला आंदोलन है। क्योंकि ये सारी जनता जो है, देश की जनता आज पूछ रही है कि अगर कोई भी जीत रहा हो या हार रहा हो उसमें सत्य क्या है। और हम तो जीते हुए उम्मीदवार हैं, हम तो विधायक बन चुके हैं, तो भी हम पूछ रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर पे वोटिंग क्यों नहीं अधिकार मिल रहा है। वीवीपैट का जो हमारे जो कई उम्मीदवारों ने मांगा था रिकाउंट, वो क्यों नहीं दिया गया। तो ये बातें तो लोगों की नजर में है। और कल भी आपने देखा होगा, कल जितना महत्व आपने भी दिया है हमें, क्योंकि हमारी जो आंदोलन की। उत्तराखंड में आगामी दिनों में प्रदेश के सभी 102 नगर निकायों में चुनाव होने हैं और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके साथ साथ निकायों में आरक्षण की फाइल पर अब राजभवन की संस्तुति का इंतजार हो रहा है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकायों के ने ओबीसी आरक्षण के लिए विधानसभा की प्रवर समिति बनाई गई थी, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है वो 2018 के चुनाव के आधार पर ही किया जा रहा है। इसलिए निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया और किन किन निकायों में आरक्षण होना है, इसकी फाइल राजभवन भेजी गई है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद सभी निकायों में आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के 102 नगर निकायों का कार्यकाल साल 2023 में 2 दिसंबर को समाप्त हो गया था और इसके बाद से अभी तक निकायों का कार्यभार प्रशासक देख रहे हैं और अब नए सिरे से यहां पर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। आरक्षण को लेकर कोई समिति नहीं बनी है। आरक्षण को लेकर प्रवर समिति जो बनी थी वो अपना काम कर रही है और जो हमारे यहाँ चुनाव को लेकर आरक्षण होना है उससे उसका अभी कोई संबंध वैसा नहीं है, क्योंकि चुनाव के लिए हम लोग जिस आरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं उस आरक्षण से संबंधित फाइल माननीय राज्यपाल जी के पास है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द वहां से क्लियर होगी और तब हम आरक्षण अपने यहाँ लागू करेंगे। और जो आपकी मंशा। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए खेलों को और उनको प्रेरित करें और उनका सहयोग करें ताकि युवा नशे से दूर रह सके। उन्होंने कहा कि खेलों से युवा न केवल अपने उज्जवल भविष्य बनाए बल्कि समाज और देश का नाम भी रोशन करे। आपको बता दें कि शनिवार को प्रसिद्ध ओलंपिक कुश्ती पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त जागाधरी के सरस्वती विद्या स्कूल में 25 से 50 मीटर की शूटिंग चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आज यमुनानगर में मैं हूं और यहाँ पे सरस्वती स्कूल में शूटिंग रेंज की आज ओपनिंग है 25 मीटर और 50 मीटर की। और बड़ी अच्छी बात है कि यमुनानगर जैसे शहर में जो यहाँ पुराने की यहाँ खुद मल्लेश्वरी ओलंपिक मेडलिस्ट हुई हैं और अब शूटिंग रेंज की जो यहाँ पे शुरुआत हुई है स्कूल में, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी निकलेंगे। जिस तरीके से हमने पैरा ओलंपिक और जो वैसे ओलंपिक में भी मेडलों की जो भरमार हमारे खिलाड़ियों ने की है और खासकर हमारे बीच में पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल ओलंपिक चैंपियन हैं। राष्ट्रीय रक्षा मंच फरीदाबाद के बीआर भाटिया ने कहा कि 9 दिसंबर की सुबह राष्ट्रपति को फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और ये ज्ञापन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं के अल्पसंख्यक के लोगों द्वारा मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में दिया जा रहा है। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे इस विरोध प्रदर्शन में करीब 10,000 लोग एकत्रित होंगे और उसके बाद सेक्टर 12 सेंट्रल पार्क से पैदल मार्च करते हुए डिप्टी कमिश्नर विक्रम सिंह यादव के ऑफिस पर जाकर उनके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। बीआर भाटिया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आज पूरे देश में आग जल रही है। हर क्षेत्र में अलग अलग संगठनों के लोग इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं।
उसी कड़ी में राष्ट्र रक्षा मंच फरीदाबाद भी अपना विरोध दर्ज कर रहा है और उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर बांग्लादेश में जो अहिंसा हो रही है उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसमें और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, हम फरीदाबाद के पूरे वर्किंग डे है, क्योंकि हमें नहीं तो इसमें हो सकता 50,000 लोग भी आ सकते हैं, लेकिन अब 10 से 1,000 लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे आएंगे और ये सब दिशा से आकर के सेंट्रल पार्क फरीदाबाद में 12 सेक्टर में इकट्ठे होंगे। वहाँ एक हमने मंच बनाया हुआ, वहाँ उसके ऊपर आधा पौना घंटा हम अपने विचार रखेंगे। आप सब लोगों को बताएंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरह से बांग्लादेश में हमारे मेजॉरिटीज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, सिख के ऊपर, गुरुद्वारे मंदिरों के ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, हम राष्ट्र को राष्ट्रभक्ति और भारत माता के लिए सेवा दी है, अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम अब सेना में रहते हुए अपने सर्व धर्म को साथ लेकर के चलने वाले हैं और भारतीयता को यदि आप लें वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब हमारे भारतीयों के ऊपर, चाहे वो बांग्लादेश हो या कहीं कोई और देश हो, लेकिन खास तौर से बांग्लादेश में जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। और अभी कल की रिपोर्ट के मुताबिक यदि आप देखें, जिन लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं उनसे धन अर्जित करना, जानी उनको। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 इतिहास रचने जा रहा है। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य रूप देने के सभी इंतजाम कर लिए हैं। महाकुंभ 2025 मेले की रात दिन तैयारी चल रही है। महाकुंभ पौष महीने की पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। संगम नगरी प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ मेले में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। 2025 के महाकुंभ के मेले में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर इतिहास कायम करेंगे। महाकुंभ मेला 2025 को सकुशल संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने बाकायदा एक नया जिला महाकुंभ मेला जनपद बनाया है और प्रयागराज में ये नया जिला 4 तहसीलों सदर, फूलपुर, सोराव, करछना के गांव को मिलाकर बनाया गया है। महाकुंभ मेला अधिकारी को जिम्मेदारी विजय किरण आनंद को सौंपी गई है, तो वहीं राजेश द्विवेदी को एसएसपी नियुक्त किया गया है। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात महिला का शव मिला है। आपको बता दें कि नाले के किनारे महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। महिला के चेहरे पर चोट के निशान के बाद से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये पूरी घटना इकौना थाना क्षेत्र के पास की है। सुबह अभी हमें सूचना प्राप्त हुई कि थाना इकौना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला की बॉडी मिली है। तत्काल सूचना पे थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा यहाँ पे आ गया और फोरेंसिक की टीम भी आ गई है। जो कि अज्ञात है, आइडेंटिफिकेशन के लिए अब इसको रखा जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी साक्ष्य मौके पे मिल रहे हैं उनको फोरेंसिक टीम इकट्ठा कर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहें AB स्टार के साथ। धन्यवाद।